आप सभी को मेरा हाय हेलो, मेरा सलाम नमस्कार। मैं एक बार फिर से सभी 9वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीन पर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशन फिजिक्स का ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय क्यों है? क्योंकि इसी अध्याय से हमें पता चलेगा कि हम पृथ्वी पर चल कैसे पाते हैं। जितनी भी चीजें हैं इस पृथ्वी की, वो जहां जिस जगह फिलहाल मौजूद है, जहां टिकी हुई है, वो वहां क्यों टिकी हुई है। मैं एक बात आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण इतना महत्वपूर्ण, इतना आवश्यक और इतना जरूरी है कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो जितनी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, बल्कि आप खुद भी, आप हवा में उड़ रहे होते इस टाइम। आप जहां आराम से अपने बिस्तर पर, अपनी कुर्सी पर, जहां कहीं भी आप खड़े या बैठे हैं, वहां आप ना होते, बल्कि हवा में आप घूम रहे होते। और बहुत सारी चीजें, हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर ना काट रहा होता, न जाने क्या क्या बदल जाता, क्या पता लाइफ पॉसिबल अर्थ पे होती या ना होती। इतना महत्वपूर्ण है ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन के पीछे क्या राज छुपा है। हम स्लाइड दर स्लाइड इस राज की परतें खोलते जाएंगे और देखेंगे कि ग्रेविटेशन जो है ऐसा क्या करता है कि हम अपनी जगह पर टिके हैं, हम इस पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, हम जितने काम हैं सब कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ऊंचाई से गिरी हुई वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कि आप छत पर पहुंचे, छत पर आपका दोस्त खड़ा है, उसने छत से बॉल मांगी, आपने बॉल को नीचे फेंका, बॉल को आपने नीचे फेंका तो बॉल हमेशा नीचे की ओर जाती है। क्या कभी किसी ने ऐसा होता देखा है कि बॉल ऊपर की तरफ चली गई बजाय नीचे के? या कभी आपने बॉल को छोड़ा और बॉल लेफ्ट चली गई, दाएं चली गई, बाएं चली गई? ऐसा इस संसार में कभी किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऊंचाई से गिरी हुई वस्तुएं न पृथ्वी से दूर जाती हैं, न कहीं और जाती हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की ओर गिरती हैं। इस बात तो आपने बहुत पहले से सुन रखी है कि हमारे जो ग्रह हैं वो हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 8 के 8 जो हमारे प्लेनेट हैं। ऐसा क्यों होता है? इनको क्या जरूरत पड़ रही है, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि इनको सूर्य के चारों ओर घूमना पड़ रहा है। इसी प्रकार से हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा आप देखते हैं, चंद्रमा के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसे क्या जरूरत है उसी पथ पर बार बार घूमने की? वो कहीं और अपना ठिकाना क्यों नहीं बना लेता? वो जुपिटर के चक्कर क्यों नहीं लगाता? वो अर्थ के चक्कर क्यों लगाता है? वो मंगल ग्रह के चक्कर क्यों नहीं लगाता? सिर्फ अर्थ के ही चक्कर वो क्यों लगाता है? इन सब सवालों का सिर्फ एक जवाब है, और उस जवाब का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण से इतनी महत्वपूर्ण चीजें होती कैसे हैं, ये हम देखेंगे आगे। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को आप देखिए, फिर हम इसे करते हैं डिस्कस। Hey Globey, you ever wonder what keeps satellites like the International Space Station and the Space Shuttle in orbit? Once they get to a certain place in space, they just keep going round and round the Earth. But I also know about inertia. Moving objects have a tendency to move in a straight line. So what keeps them from just flying off into space? Oops. Well, it turns out that there is a balance between inertia and gravity acting on these satellites. Now we all know that gravity is the attraction between objects. How big that attraction is depends on the mass of the objects, or how big they are, and how far away the objects are from each other. Objects on or near Earth are caught in this attraction and are pulled down towards Earth's surface. So even if you throw a ball up in the air, gravity pulls the ball back down to the ground. तो वीडियो में आपने क्या देखा? वीडियो में आपने देखा अर्थ। वीडियो में आपने देखा कि अर्थ से साइंटिस्ट जो सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, वो सैटेलाइट्स हमेशा ऊपर जाके पृथ्वी की चक्कर क्यों काटने लगती हैं? जैसे चंद्रमा चक्कर काटता है, चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, जैसे चंद्रमा चक्कर काटता है उसी प्रकार से वो सैटेलाइट्स भी। चलिए चांद की कोई मजबूरी होगी, ये सैटेलाइट्स जो हम भेजते हैं ये क्यों नहीं कहीं दूर चली जाती?
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो उड़कर कहीं और दूर क्यों नहीं पहुंच जाता? सैटेलाइट्स को चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं पृथ्वी के वहीं? आपने पिछले चैप्टर्स में, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया को हम हिंदी में जड़त भी बोलते हैं। जड़त की परिभाषा क्या है? जड़त ये बोलता है कि कोई भी वस्तु यदि वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, यदि वो रुकी है तो वो वस्तु रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल उस पर जब तक कोई नहीं लग जाता। तो बाहरी बल कौन सा लगा है? बाहरी बल तो आप पहले तो बोलेंगे कि बाहरी बल तो कोई नहीं लगा, हमने उसको यहाँ से चालू किया सैटेलाइट को, तो उसे तो चलते ही रहना चाहिए था, उसे जाके कहीं दूर चले जाना चाहिए था। ऐसा कोई बल लगा नहीं, या फिर क्या पता बल लगा भी हो। और जवाब ये है कि बल लगा है, और उसी बल का नाम गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन है, आकर्षण है गुरुत्वाकर्षण, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में। और वो आकर्षण किस पे डिपेंड करता है? वो आकर्षण उनके बीच में जितना डिस्टेंस है उस पे, और जितना भार है उन दो वस्तुओं का, उन पे डिपेंड करता है। और अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो आकर्षित करती है, वो सैटेलाइट्स को आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसीलिए हमारी जड़त और हमारी गुरुत्वाकर्षण का एक बैलेंस हो जाता है, वो एक बैलेंस में आ जाती हैं। तभी तो इनर्शिया की वजह से सैटेलाइट चल भी रही है, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो उसी ऑर्बिट में चल रही है, कभी भी कहीं वो उड़ के दूर नहीं चली गई। अब मैंने पिछली स्लाइड में, आपको याद होगा, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? चंद्रमा भी तो एक सैटेलाइट है। चंद्रमा का इनर्शिया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसके बाद आपने वीडियो में एक सवाल आपसे किया गया कि जो हम पृथ्वी से कोई भी बॉल अगर हमने फेंकी, आपने अपने हाथ में बॉल लिया, आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, तो वो बॉल कभी भी ऊपर क्यों नहीं चली जाती, वो आकाश की ओर, वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? इसके पीछे भी सिंपल सा एक जवाब है। इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन फिर एक लेकिन आ जाता है कि जब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे दार्शनिक हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो रॉकेट के अंदर उड़ते क्यों हैं? वो एक स्थान पर टिके क्यों नहीं रहते? क्या अंतरिक्ष में भी ग्रेविटी है? क्या अंतरिक्ष में ग्रेविटी है या नहीं है? ग्रेविटी आप देखेंगे तो लगेगा कि ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेविटी होती तो वो लोग तो उड़ते नहीं, वो अपनी जगह पर टिके रहते, जैसे अभी हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। लेकिन वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वहां पर मौजूद है, वो तो आज तक उड़ के कहीं दूर नहीं चला गया, वो वहीं का वहीं क्यों मौजूद है? अब अगर अंतरिक्ष में यदि गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसी जगह पर क्यों मौजूद है? इस सवाल का जवाब है गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन। याद करिए, क्या बोला था मैंने आपको? ये किस चीज पे डिपेंड करती है? जितना डिस्टेंस उन दो वस्तुओं के बीच में है और जितना भार उन दो वस्तुओं का है, उससे ये डिसाइड होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना स्ट्रांग होगा। तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो अर्थ से बहुत दूर है, दूरी बहुत बढ़ गई है, तभी वो अर्थ उसको अपनी तरफ पूरी तरह से तो खींच नहीं पाती, लेकिन वो इतना गुरुत्वाकर्षण जरूर है कि वो उसी जगह पर टिका हुआ है। इसी तरह से बाकी सब चीजों का डिसाइड होता है। मैं आपको एक एक्टिविटी में आपको बताती हूँ, एक क्रियाकलाप आप कीजिएगा। आप पेन लीजिएगा, पेन को आप इतनी हाइट से फेंकिएगा और दूसरा पेन उसी टाइम पे आप इतनी हाइट से फेंकिएगा, और आप ये देखिएगा कि दोनों में से कौन सा पेन सबसे पहले पहुंचा। जाहिर सी बात है कि जो पेन नीचे था वो पहले पहुंचा, क्योंकि वो पृथ्वी के ज्यादा पास था, इसलिए वो पहले पहुंचा। उस पर गुरुत्वाकर्षण स्ट्रॉन्ग था, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज्यादा लगा, इसलिए वो पहले पहुंचा। तो ये सब किस बात का खेल है? ये सब उनके भार का और उनके बीच की दूरी का खेल है। और गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में। वो वस्तु पेन और पृथ्वी भी हो सकती है, वो वस्तु पृथ्वी और चंद्रमा भी हो सकता है, वो वस्तु आप और पृथ्वी भी हो सकता है, वो आप और आपका लैपटॉप, आपकी मोबाइल की स्क्रीन
कुछ भी हो सकता है, आप और आपका पेन भी हो सकता है, बस वो बल कितना लगेगा वो डिपेंड करता है उनकी दूरी पर और उनके भार पर। अब गुरुत्वाकर्षण का इतिहास क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता कैसे चला? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक का नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और गुरुत्वाकर्षण की खोज उन्होंने कैसे की थी? एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे बैठे। महानता देखिए आप उनकी, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्होंने अंतरिक्ष के राज खोल दिए कि क्या चीजें कैसे होती हैं। स्क्रीन पर आप पढ़ें कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा, एक सेब उन पर गिरा। तो सेब के गिरने ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी अगर सेब को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो ये चंद्रमा को आकर्षित क्यों नहीं कर रही? इससे चंद्रमा दूर है, चंद्रमा थोड़ा दूर है, लेकिन थोड़ा तो आकर्षित करे वो चंद्रमा को। ये चंद्रमा को आकर्षित क्यों नहीं कर रही है पृथ्वी? अगर सेब को कर सकती है, अगर अमरूद को कर सकती है, अगर इंसान को कर सकती है, तो चंद्रमा को भी आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है, और वो बल मैं आपको बता चुकी हूँ, गुरुत्वाकर्षण का बल है। और उन्होंने क्या खोज की? उन्होंने बताया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर निरंतर गिरता रहता है। तो असल में इस बात का मतलब क्या हुआ कि असल में पृथ्वी खींचती है चंद्रमा को अपनी ओर। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर ये डॉट्स को देखिए, यहां पर हमारा चंद्रमा है और यहां पर हमारी पृथ्वी है। ये चंद्रमा न्यूटन सर के अकॉर्डिंग ये निरंतर गिरता रहता है, ये निरंतर पृथ्वी की ओर गिरता ही रहता है, लेकिन वो बल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच ले, पूरी तरह से खींच ले। इसलिए वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चलता रहता है, हमेशा उसी सर्कुलर ऑर्बिट में चलता रहता है। तो इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि चांद जो है, चंद्रमा जो है, अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम असल में उसे गिरते हुए नहीं देख सकते। वो दूर इतनी है कि हम उसको गिरते हुए नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और सर आइजैक न्यूटन ने इस बात की खोज की थी कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिरता क्यों नहीं, या वो सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ पर क्यों चलता है। आगे देखते हैं। आगे आप सबके लिए एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप इन्होंने दिया हुआ है। आप धागा लीजिएगा, धागे का एक टुकड़ा लीजिएगा और इसके सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधिएगा। एक सिरे पर आपने पत्थर बांधा, आप दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को गोल 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 वृत्ताकार पथ में घुमाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा चोट ना खा ले आप। पत्थर किस दिशा में चल रहा है वो देखिए। क्या देखेंगे आप? पत्थर वृत्ताकार पथ पर ही चल रहा है, गोल गोल ही चल रहा है। और अब धागे को छोड़ दीजिए, छोड़िएगा भी ध्यान से, और छोड़ने के बाद अब पत्थर की गति को देखिए, पत्थर की गति की दिशा को देखिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपने यहां से इस सिरे से पत्थर को पकड़ा हुआ है और पत्थर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो वो गोल गोल वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर उसकी दिशा बदलती है। वैसे ही होता है जैसा मैंने आपको अभी चंद्रमा के केस में बताया था। ये देखिए ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे ही पत्थर छूट जाता है तो ये सीधी रेखा में उड़ जाता है। छोड़ने से पहले गोल गोल घूम रहा था पत्थर, ऐसे इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा था, और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं वो सीधा चला जाता है उसकी स्पर्श रेखा से होते हुए, टेंजेंट से होते हुए। ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे लगता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जिसे हम अंग्रेजी में सेंट्रिपिटल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? दिशा
के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वेलोसिटी होती है वेग परिवर्तन, एक्सेलरेशन होता है त्वरण। और जिस बल के कारण ये त्वरण होता है पत्थर का, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसे हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचिए, गुरुत्वाकर्षण देखिए कि हर जगह गुरुत्वाकर्षण कैसे एप्लीकेबल है। आप वस्तु को छोड़कर देखिए, कौन सी पहले पहुंचती है, कौन सी बाद में पहुंचती है। आप देखिए आप कैसे चल पा रहे हैं। आप चांद को देखिए, आप सूर्य के तरफ जो सूर्य की चारों ओर जो गोल गोल घूमते हैं उन प्लैनेट्स को देखिए। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचेंगे हम सब। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।